Is your physics teacher, and today we will start our new chapter, that is the electromagnetic induction. This is the chapter number 6 and name was electromagnetic induction. तो आज हम लोग बात करेंगे कि electromagnetic induction क्या होता है. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने या पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस जो हैं कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना. अब उसके हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं. सो आई जस्ट सजेस्टेड दैट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो गो इन द प्ले लिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोज़ रिमेनिंग, क्योंकि जब तक आप पिछले वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे की बात समझ में नहीं आएगी. सो माई सजेशन इज़ दैट फर्स्ट यू वॉच प्रीवियस वीडियोज़, आफ्टर दैट कम ऑन दैट. सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक की बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है ना, या फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं. देखिए, इनिशियली जो है हमें ये पता है, इनिशियली जैसे अगर आप ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को देखें तो ऑरेस्टेड ने ये कहा कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है और उसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. और इस मैग्नेटिक फील्ड को जो है एक मैग्नेटिक कंपास क्या करता है, एक्सपीरियंस कर पाता है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो ओरेस्टेड का था, इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है एनालाइज़ किया और एनालाइज़ करने के बाद जो है इस चीज़ को समझा और देखा, है ना. और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे फिज़िक्स में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो उसके रिवर्स इफेक्ट को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. जैसे आपने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट, जैसे अभी आपने देखा था कि चार्ज जब मोशन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना. तो इसी तरीके से फैराडेज जो थे, फैराडेज एक साइंटिस्ट थे, फैराडेज ने जो है इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया और ये सोचा कि क्यों ना हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराएं और देखें कि हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाए. यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक करंट को वेरी करा रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट को इसमें फ्लो करा रहे थे, तो आप देख रहे थे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था. तो उन्होंने इसका रिवर्स बिल्कुल से सोचा और ये सोचा कि अगर हम लोग किसी भी तरीके से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएं और उसमें किसी कंडक्टर को प्लेस करें तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस. ये एक छोटा सा एजम्पशन उनके माइंड में आया और आप बिलीव नहीं करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट पर, इस हाइपोथेसिस पे उन्होंने, क्योंकि प्रूफ नहीं हुआ था तो हाइपोथेसिस ही था, है ना. तो उस हाइपोथेसिस को लेकर के इन्होंने लगभग 12 साल तक काम किया, है ना. आप लोग जो है 1 घंटे का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो नहीं देख पाते हैं, आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है ना. लेकिन सोचो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लगभग 12 साल तक इस जो है इस पे काम किया. और आप बिलीव करेंगे कि जब उन्होंने 12 साल पूरे हो गए लैब में काम करते करते, तो उनसे ये एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था. तो वो गुस्से में आकर के एक दिन उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को उठा करके फेंक दिया. अच्छा, फिजिक्स में आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द इन्वेंशंस जो हैं वो एक्सीडेंटली हुए हैं, तो इस बात को थोड़ा सा आप समझें. एक्सीडेंटली हुए हैं, तो उन्होंने एक्सीडेंटली उस चीज़ को उठा करके फेंका और वहीं जो है मैग्नेट रखा हुआ था और उस मैग्नेट के पास में जब उन्होंने सर्किट को फेंका तो सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था. तो जैसे उस सर्किट को उठा करके उन्होंने फेंका तो देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने लगा. तो उनका दिमाग बिल्कुल से स्टक कर गया. जब उनका दिमाग बिल्कुल से स्टक कर गया तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को बार बार जो है दोहराया. और जब बार बार उन्होंने दोहराया तो उन्होंने देखा कि वाकई अगर हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को प्लेस करें तो उसमें से करंट को जनरेट किया जा सकता है. ठीक है, तो ये एक बेसिक सी स्टोरी मैंने आपको समझाई ताकि आपको ये समझ में आ सके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब होता है. तो मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग क्या है, चैप्टर जो है मीनिंग क्या है. अभी हमने ये समझा कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो अभी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो चैप्टर है, चैप्टर का मीनिंग क्या है. दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, इंडक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर इसको हम फ्रैगमेंट्स में तोड़ें, मैग्नेटिक का मतलब यहाँ पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. इंडक्शन का मतलब इंड्यूस हो जाना. ठीक है, इंड्यूस हो जाना मतलब स्वतः चलने लगना. उसको आपने कुछ प्रोवाइड नहीं किया फिर भी वो चल रहा है. ठीक है, खुद से इंड्यूस हो गया. या फिर जो है इंडक्शन हो गया, उसमें इंडक्शन का प्रोसेस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. तो इंडक्शन इज द प्रोसेस टू इंड्यूस द चार्ज विदाउट कॉन्टेक्ट. बिना कॉन्टेक्ट के हम अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज को इंड्यूस कर दें तो इसे हम इंडक्शन कहते हैं. ठीक है, देखो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, तो अगर किसी भी कंडक्टर को अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उसके अंदर रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो इंड्यूस हो जाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगी. और इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हो. ठीक है, क्या कहते हो उसे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हो. ठीक है, तो एक हमें वे मिल गया कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट को हम जनरेट कर सकते हैं, है ना. अगर इलेक्ट्रिक करंट, अब देखो आज के टाइम में अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट गैजेट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं. सोचो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो क्या शायद आज
जो आप इतने कंफर्ट जोन में रहते हैं, क्या आप कर पाते हैं ऐसा? नहीं कर पाते, है ना। तो ये सब कुछ जो है फैराडे साहब की देन है, कि फैराडे साहब और निकोला टेस्ला जी की देन है कि उन्होंने इस तरह की चीज़ें इन्वेंट करा और कुछ नई चीज़ें निकाल करके लाए, ठीक है। सो वी हैव टू थैंकफुल टू आवर साइंटिस्ट फॉर टुडेज़ लाइफ। आज की लाइफ के लिए हम लोगों को अपने जो पुराने साइंटिस्ट हैं उनको हमें थैंकफुल रहना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये आई होप ये इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई जस्ट इंट्रोड्यूस सम बेसिक थिंग्स अबाउट दैट, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ों को मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें से एक जो टर्म है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वैसे ही हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम 5B से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो आप जानते हैं कि जो एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट में साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे जाकर के टर्मिनेट होती हैं। ये बात आप सभी को पता है कि यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक विद द एरिया। अगर यहाँ पर एक एरिया रख दें, एक एरिया हम किसी तरीके से कंसीडर कर लें, तो इस एरिया से पास आउट होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। कोई भी एरिया आपने एज्यूम कर लिया, उससे जो भी नंबर ऑफ लाइंस पास आउट हो रही हैं वो डिफाइन करेंगे उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज द BA cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका होता है। आप कहोगे सर ये आया कहाँ से? तो ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, एक बार जाकर के उस वीडियो को आप जरूर देखें। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब हुआ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक विद द एरिया, ठीक है, इज नोन एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से कोई एक क्वांटिटी चेंज आउट हो रही है, चाहे थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, चाहे ए की वैल्यू चेंज हो रही है, चाहे बी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब आप सिंपल से समझिए कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक विद द एरिया। किसी एरिया के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आगे की बात आपके लिए और आसान हो जाएगी। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग वेबर में मेजर करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वेबर होती है, राइट। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ये वेबर होती है। और इसकी जो CGS यूनिट होती है वो मैक्सवेल होती है। तो ध्यान में रखना है, इसकी जो MKS यूनिट होती है, MKS यूनिट जो होती है वो क्या होती है? वेबर होती है। और इसकी जो CGS यूनिट होती है वो कितनी होती है? मैक्सवेल होती है। तो ये बात याद रखना है कि मैक्सवेल और वेबर। तो मैक्सवेल जो है वो CGS यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की, और वेबर जो है वो क्या है? जो है ये रिलेशन। और इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है बेटा 1 वेबर इज इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग फैराडेज एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं कि फैराडेज ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए और किस तरह से उन्होंने जो है कंक्लूजन निकाला, उसका जो रिजल्ट है उनको मिला, ठीक है। आफ्टर 12 ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने 12 साल जो एक्सपेरिमेंट्स किए अलग अलग, उसमें उनको निचोड़ क्या मिला, उसका रिजल्ट क्या उनको मिला। तो देखते हैं। तो जब मैंने आपको बताया, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ स्टोरी को। तो मैंने आपको बताया कि 12 साल लगभग एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब फैराडे को कोई रिजल्ट नहीं मिला तो गुस्से में आकर के उन्होंने सर्किट को फेंका और वो एक मैग्नेट के पास जाकर के गिरा, और उस मैग्नेट के पास गिरने की वजह से उसके गैल्वेनोमीटर में, सर्किट में लगे हुए गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ। जब डिफ्लेक्शन हुआ तो इससे ये बात समझ में आ गई हमारे कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें तो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। कैसे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया? ध्यान से समझिए। इन्होंने क्या किया? एक कॉइल ली, ठीक है। अब ये अलग अलग बुक में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, लेकिन जो बेसिक है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इस कॉइल को इन्होंने क्या किया? इस कॉइल को इन्होंने जो है एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज एक्ट एज अ मीटर एज वेल एज वोल्ट मीटर। व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इट बिहेव लाइक अ मीटर, एंड व्हेन इट इज कनेक्ट इन द पैरेलल combination then it behave like a voltmeter. So we just connect it in the series combination, so it behave like a this behave like a ammeter, okay. Because galvanometer is too sensitive, so it measure the very small current also. So इन्होंने एक कॉइल ली और इसमें इन्होंने क्या किया? एक मैग्नेट लिया। इन्होंने नॉर्थ पोल यहाँ रखा, साउथ पोल ये रखा। इन्होंने इस मैग्नेट को लिया और मैग्नेट को इसके पास में रख दिया। जब मैग्नेट को इसको इन्होंने इस पास में रखा था और ये मैग्नेट रेस्ट कंडीशन में था, तो उन्होंने देखा कि इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैग्नेट को इन्होंने इस कॉइल के पास में लाना स्टार्ट किया, देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे ही इन्होंने इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास में लाना स्टार्ट किया, वो देखते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, जो इसकी निडल थी वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई।
अभी बड़ा सरप्राइजिंग सा था कि भाई जब हम इस मैग्नेट को इसके पास लेकर के आ रहे थे तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से के अंदर करंट जनरेट हो जा रही है। हमने इसको टच भी नहीं किया, हमने इसको छुआ भी नहीं, फिर भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बाय द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो जब इसके पास आप लेके आते हो तो जो नंबर ऑफ लाइन जो इसके साथ लिंक हो रही हैं वो बढ़ रही हैं। जब ये दूर था तो नंबर ऑफ लाइंस कम लिंक हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे इसके पास में आ रहे थे वैसे वैसे इससे नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही हैं, ज़्यादा लिंक हो रही हैं। अगर ज़्यादा लिंक होंगी इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है जिसकी वजह से इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं, और आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखता है। अच्छा, जब इसको इधर लेकर के आ रहे थे और ला करके यहाँ पे रोक दिया, जैसे ही रोका उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन बंद हो गया, मतलब वेरिएशन बंद हो गया। अब इसको क्या करते हैं, पास में लाने के बाद फिर से दूर इसको लेकर के जाते हैं, ऐसे पास में लेकर के आए अब फिर से दूर लेकर के जा रहे हैं। तो जब फिर से दूर लेकर के जा रहे हैं तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। अभी मैग्नेटिक फील्ड इधर, जब इधर की तरफ लेकर के आ रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही थी जिसकी वजह से करंट डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो रहा था। लेकिन जब इसको दूर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है, जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं वो कम हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है। अब आप देखोगे कि जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन इधर ना होकर के अब डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो रहा है। तो एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम बार बार इसको इधर की तरफ ले आएं, बार बार ऐसे ऐसे मोशन करें, तो एक बार क्लॉक इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, तो एक साइनोसॉइडल करंट इसमें क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो बेसिक सा एक्सपेरिमेंट था ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। क्या बताता है कि जब हम रिलेटिव मोशन करते हैं, अच्छा एक चीज़ और इसमें समझ सकते हैं आप कि अगर हम, अच्छा उन्होंने एक्सपेरिमेंट इस तरह से भी किया कि इसको इन्होंने इस बार रेस्ट में रखा, मैग्नेट को रेस्ट में रखा और इस कॉइल को इसके पास लेकर के आए। तो सेम सिचुएशन यहाँ हो रही थी कि जब कॉइल को पास में लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ज़्यादा लिंक होंगी, वेरिएशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट चाहे आप कॉइल को मैग्नेट के पास लेकर के आएँ, चाहे मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर के आएँ, कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, वेरी होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है तो सिंपली आप स्टेट कर सकते हो दैट्स व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लिंक विद द कंडक्टर देन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बिल्कुल से जो ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था बिल्कुल से उसका वाइस वर्सा है। ठीक है, बिल्कुल से उसका जो है, इसीलिए कहा जाता है कि नेचर में क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों हैं। मतलब कोई अगर पॉजिटिव है तो उसका एक नेगेटिव एक्सेप्ट भी होगा, हर चीज़ का एक पॉजिटिव एक्सेप्ट है तो एक नेगेटिव एक्सेप्ट भी होगा। ठीक है, कुछ अच्छाइयाँ हैं किसी व्यक्ति के अंदर तो कुछ कमजोरियाँ भी होंगी, तो ये हमेशा पेयर में होती हैं। ठीक है, तो इसके पास आप लेकर के आ रहे हैं, फिर लेकर के जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, करंट का कंडक्शन हो रहा है। सो फैराडेज ने सिंपली स्टेट किया कि जब भी आप किसी भी कॉइल में या मैग्नेट में रिलेटिव मोशन करते हैं तो उस रिलेटिव मोशन से क्या होता है, उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, जो उस इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में चलाता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाती है। ठीक है, ये इनका पहला रूल था, पहला कंक्लूजन उन्होंने निकाला। अच्छा, दूसरा कंक्लूजन इन्होंने निकाला कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स में वेरिएशन करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में वेरिएशन हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है तो ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज बंद होगा ईएमएफ तुरंत जीरो हो जाएगा, तो करंट का प्रोडक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस हैपन। ठीक है, तो कॉज की बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाद में इन्होंने कॉज के बारे में भी बताया और बाद में इसी को जाकर के एक साइंटिस्ट से लेंज ने एक रूल बनाया जिसे कहते हैं लेंज रूल, और लेंज रूल के थ्रू से जो हम इसको समझ सकते हैं। तो कॉज समझने के लिए थोड़ा सा आपको बैक में जाना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें हम लोग चार्ज की बात करते थे, और यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनर्जिया की बात करेंगे। अभी आप लोग मोशन में एनर्जिया की प्रॉपर्टी पढ़ते थे, एनर्जी ऑफ रेस्ट, एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी ऑफ डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे एक नए तरह का एनर्जिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप परेशान नहीं होंगे, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दैट इज द एनर्जी ऑफ चार्ज, एनर्जी ऑफ चार्ज। अब ये एनर्जी ऑफ चार्ज क्या होता है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ये आपके पास एक एटम है, इस एटम के अंदर जो है प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लगातार मोशन में, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो आपको इस पर क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। सिमिलरली किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं, अगर वो स्टैटिक कंडीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट में है और आप उसके इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो आपको अपोज करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इनर्शिया तो यही होती है, इट इज़ द एनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी दैट कैन इट्स डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इटसेल्फ, और अगर आप उसकी पोजीशन में चेंज करोगे तो आपका विरोध करेगा। जैसे रबड़ को आप खींचो तो रबड़ आपको अपनी तरफ खींचता है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। तो सिमिलरली इसके अंदर भी जो चार्जेस होते हैं वो इनर्शियल चार्ज होते हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस होते हैं, अगर हम इस मैग्नेट को हटा दें इनिशियली,
तो इसके अंदर के जो चार्जेस हैं, ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन द स्टैटिक कंडीशन, ये अपनी जगह पे इक्विलिब्रियम स्टेट में है। लेकिन जैसे ही आप एक मैग्नेट लेकर के आते हो नॉर्थ और साउथ, इसके पास लेकर के आते हो, तो ये क्या करता है, क्योंकि आपने मैग्नेटिक और आपने पढ़ा भी है कि जब चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मोशन में आ जाता है। तो जब आप इसे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस मैग्नेट को अपोज करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते। और अगर इसे इस मैग्नेट को अपोज करना है तो इसे क्या बनना पड़ेगा? नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा। अगर ये नॉर्थ पोल बनाएगा तभी इसको क्या कर सकता है? अपोज कर सकता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को चलना पड़ेगा। और कैसे चलना पड़ेगा? और आप जानते हैं अगर आपको इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो क्या होगा? क्लॉक फेस रूल मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास चार्जेस क्लॉकवाइज चल रहे हैं और अगर आप चार्जेस जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें क्या होगा? अगर जो है ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जो सामने वाला फेस होगा वो साउथ पोल होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये जो फेस होगा वो कैसा होगा? नॉर्थ होगा। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाई है पिछले। तो अगर इसको नॉर्थ पोल बनाना है, इसको अगर नॉर्थ पोल बनाना है तो इसे कैसे चलना पड़ेगा? इसको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से ये क्या बनाता है? नॉर्थ बनाता है। लेकिन आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स लेकर के आ रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स इसको लेकर के आ रहे हो तो इसके पास में लेकर के आ रहे हो, तो जैसे ही आप इसके पास में क्योंकि आपका फोर्स ज़्यादा है इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से चलना, तो डिफ्लेक्शन इधर की तरफ दिखेगा। ठीक है, तो आपने ला करके इसको रोक दिया। जैसे ही रोक दिया तो इलेक्ट्रॉन तो मोशन में आ चुके हैं। अब आप इसको दूर ले जा रहे हो, है ना। अब आपने क्या किया? इस मैग्नेट को जब आप पास में लेकर के आए थे तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चलने लगे। इसलिए चलने लगे क्योंकि ये क्या बनाना चाह रहे थे? नॉर्थ बनाना चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि इसको अपोज करना चाह रहे थे इसलिए इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ा और यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन दिखा। अब आप मैग्नेट को इससे दूर ले जा रहे हो, दूर ले जा रहे हो तो तब भी तो मैग्नेटिक फोर्स में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स रिड्यूस हो रहा है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आ चुके हैं इसलिए इनके पास एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन मोशन में ही रहना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि इनका विरोध हो। तो जब आप इसको दूर ले जाते हैं तो ये चाहता है कि भाई ये चेंज ना हो, मैग्नेट इससे दूर ना जाए और ये मोशन में बने हुए तो मोशन में बने रहें। तो इसको अपोज करने के लिए, क्योंकि ये दूर ले जा रहे हैं तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए इसको साउथ बनाना पड़ेगा, और साउथ बनाने के लिए इसको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चलने का प्रयास करते हैं और इस दूसरी बार आपको डिफ्लेक्शन इधर की तरफ दिखेगा। ओके, तो आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। फैराडेज ने इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया है ना। तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे तो इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ेगा। चलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो उस चेंज का विरोध करते हैं। उस चेंज का क्या करते हैं? वो विरोध करते हैं, उसको अपोज करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात मैं और आपको बताऊं कि ये जो प्रोसेस पूरा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है? सपोर्ट करता है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। कैसे? कि जब आप मैग्नेट को इसके पास लेकर के आते हैं तो आप कुछ मैकेनिकल काम कर रहे हैं, कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, और उस मैकेनिकल वर्क से जो एनर्जी जो है जनरेट हो रही है वो इससे लिंक हो रही है। तो हमें कहते हैं कि जितना हमने मैकेनिकल वर्क किया उतना इसमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा? कन्वर्ट होगा। जितनी तेजी से आप इसे मैकेनिकल वर्क करोगे उतना फास्ट इसमें करंट जनरेट होगा। सो योर ऑल द मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक मोटर कहलाएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर कहलाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं उसमें मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी आप लोग आगे जो है मोटर पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे। मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? जैसे फैन हो गया तो फैन किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बिल्कुल से आपस में कंबाइंड है कि जब आप इसमें मैकेनिकल वर्क करोगे तो यही एनर्जी इसमें क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो दे फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये फैराडेज का एक्सपेरिमेंट थे। फैराडेज ने से कुछ कंक्लूजन्स निकाले और फैराडेज ने इसके बेसिस पे 2 रूल दिए, और वो दोनों रूल को हमें क्या करना है? अब डिस्कस करना है। तो लेट वी डिस्कस द फैराडेज रूल। तो सबसे पहला जो रूल है फैराडेज का वो कहलाता है क्वालिटेटिव, है ना। पहला जो फॉर्मूला है वो क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव रूल। तो हम लोग बात करेंगे फैराडेज फर्स्ट रूल। तो फैराडेज के 2 रूल थे। फर्स्ट रूल को हम डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट रूल को हम लोग कहते हैं, दैट इज द क्वालिटेटिव रूल, क्योंकि ये क्या करता है? क्वालिटेटिव रूल बताता है। ठीक है, अच्छा, ये फैराडेज का फर्स्ट रूल क्या कहता है? ये कहता है व्हेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil is changed, या is vary, या change लिख सकते हैं, is changed, then EMF
इज EMF इज इंड्यूस्ड, राइट। जब कभी भी आप किसी भी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में आप चेंज करते हो तो उससे क्या होता है, एक EMF जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, करंट जनरेट हो जाता है। सो दिस इज नोन एज द फर्स्ट रूल ऑफ द फैराडेज, ठीक है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे फिगर के थ्रू से आपको समझाना चाहूँ तो ये आपके पास एक कॉइल है, इसको आपने गैल्वोमीटर से यहाँ पे मैग्नेट को आप वेरी करा रहे हो, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे लिंक हो रहा है, ध्यान से समझिए। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो इस नॉर्थ को अपोज करने के लिए इसे कैसे चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो आपको डिफ्लेक्शन इसमें दिखेगा। तो ये फिगर आप ध्यान से समझिए। तो फर्स्ट रूल इज नोन एज द क्वालिटेटिव रूल एंड दिस रिप्रेजेंट दैट द व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल इज चेंज्ड देन EMF इज प्रोड्यूस। तो EMF क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और EMF कैसे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये इसके नॉर्थ को अपोज करना चाहेगा, या इसको जब दूर ले जाओगे तो ये साउथ बनाना चाहेगा, इसलिए इसको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। सेकेंड रूल की बात करते हैं, तो ये फर्स्ट रूल आप नोट कर लें। सेकेंड रूल में हम लोग देखेंगे, सेकेंड रूल को हम लोग जो है क्वांटिटेटिव रूल कहते हैं, तो इसी में मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। सेकेंड रूल है ये आपका, सेकेंड रूल को हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्वांटिटेटिव ये बताता है कितना चेंज होगा। तो उन्होंने कहा कि जो EMF जनरेट होगा ये डिपेंड करेगा कि कितना आप फ्लक्स में चेंज कर रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना आप चेंज कर रहे हो, ओके। सो द रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EMF। जितना तेजी से आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे उतना तेजी से जो है EMF आपका जनरेट होगा, उतना तेजी से जो है आपका EMF जनरेट होगा। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ से समझ में आती है कि जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं तो EMF जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इसलिए हमें यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। सो -d∅B/dt। तो ये माइनस साइन बस इतना ही रिप्रेजेंट करता है कि ये उस कारण का विरोध करता है जिससे ये जनरेट हुआ है, मतलब यहाँ पे अपोजिशन है, क्योंकि ये जो EMF जनरेट हो रहा है वो इस फ्लक्स के कारण जनरेट हो रहा है। अब ये फ्लक्स के कारण जनरेट हो रहा है लेकिन इसके विरोध में जनरेट हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। इसके आगे आप पढ़ेंगे लेंज रूल, जिसमें आप इस माइनस साइन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। सो दिस इज नोन एज द फैराडेज सेकंड रूल एंड स्टेट्स दैट द EMF जनरेटेड इन द कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज विद द टाइम। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EMF जनरेटेड इन द कॉइल, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज द क्वांटिटेटिव रूल। तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, और इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि फैराडेज के रूल जो है, फैराडेज का रूल जो है कौन से लॉ को सपोर्ट करता है, तो आप कहोगे इट इज सपोर्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है लेंज रूल। तो हम लोग लेंज रूल की बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि लेंज क्या कहते हैं। लेंज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनालाइज किया, राइट, दैट इज द लेंज रूल, ठीक है। तो लेंज ने ये कहा कि जो EMF जनरेट हो रहा है ना, जो EMF जनरेट हो रहा है वो उसी कारण का विरोध करता है जिससे वो जनरेट हुआ, राइट। सो द EMF जनरेटेड इन द कॉइल इज अपोजेस द रीजन बाय विच इट प्रोड्यूस, ठीक है। तो अगर एक लाइन में मुझे कहना हो एक लाइन में अगर मुझे कहना हो द EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल opposes the cause by which it produce, ठीक है। एक लाइन में आप इसे याद कर सकते हैं जिससे कि ये प्रोड्यूस हुआ। सो द EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल इज अपोजेस द कॉज बाय विच इट प्रोड्यूस। ये उस कारण का विरोध करती है जिससे ये जनरेट हुई है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -d∅B/dt। तो देखो ये जो EMF जनरेट हो रहा है, जैसे ये कॉइल आपने लिया था, ये कॉइल है आपके पास, यहाँ गैल्वोमीटर, और ये मैग्नेट आपने रख रखा था नॉर्थ और साउथ। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक हो रहा था, इसको अपोज करने के लिए इसे एंटी क्लॉकवाइज चला और ये इसने अपना फील्ड क्या किया, क्रिएट किया, ठीक है। तो ये उसी कारण का विरोध कर रही है जिससे ये जनरेट हुई है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -d∅B/dt, ठीक है। सो दिस इज द लेंज रूल, और ये लेंज रूल का एप्लीकेशन आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको नॉर्थ वाला बताया था कि जब दूर जाएंगे तो ये नॉर्थ दूर जाएगा तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए इसको साउथ बनना पड़ेगा। तो ये पोलरिटी थोड़ा सा आप समझते रहिए, जब इसको दूर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, साउथ बनेगा, और जब पास लाएंगे तो अच्छा इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, आप साउथ लाओगे तो उसको अपोज करने के लिए नॉर्थ बनाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इस बात को आप समझते रहिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है एप्लीकेशंस इसके थे, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो दिस इज नोन एज द
दिस इज़ नोन एज द लेंज रूल, और हम लोगों ने जो है ईएमएफ की भी बात कर ली, किस तरह से इसमें ईएमएफ जनरेट होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, इससे जो ईएमएफ जनरेट होता है उसे मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ। इसका अच्छा मोशनल ईएमएफ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मैग्नेट के मोशन से जनरेट हुआ है या रिलेटिव मोशन की वजह से जनरेट हुआ है। सो द ईएमएफ प्रोड्यूस बाय द इन द कॉइल ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट और द कॉइल, सो इट इज़ नोन एज द मोशनल ईएमएफ। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे आते हैं और इसमें हम टाइप ऑफ इंडक्शन की बात करेंगे अब आगे हम, क्योंकि ये हमारा टॉपिक पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग टाइप ऑफ इंडक्शन की बात करेंगे कि टाइप ऑफ इंडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टाइप ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो टाइप ऑफ इंडक्शन में कितने तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है इसकी बात करेंगे, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। तो इसमें हमें दो तरह के इंडक्शन पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, और दूसरा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सो डियर स्टूडेंट, ये दोनों टॉपिक्स हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़िए और इसको बहुत डीपली पढ़िए, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है और आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको समझने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये एक लेक्चर और इसमें होगा और ये टॉपिक आपका ये चैप्टर पूरा ओवर हो जाएगा। तो आई मीन कि अगले लेक्चर में आपको ये पूरा हो जाएगा, जिसमें हम लोग सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, तो अब एक न्यूमेरिकल भी हम लोग इसके ऊपर देख लेते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो किस तरह से आते हैं। तो एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सबसे पहले मैं नोट कर देता हूँ, मैं बुक से क्वेश्चन देख लेता हूँ और क्वेश्चन देख करके मैं नोट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन है, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 10 टेस्ला, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डेंसिटी 10 टेस्ला, ठीक है, 10 टेस्ला, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स डेंसिटी 10 टेस्ला, एक्ट नॉर्मली, ठीक है, एक्ट नॉर्मली टू द कॉइल ऑफ 50 टर्न्स हैविंग, ठीक है, 50 टर्न्स हैविंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, उसका एरिया जो है कॉइल को कितना है? 100 सेंटीमीटर है। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ, आपको क्या निकालना है? फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, आपको इंड्यूस ईएमएफ क्या करना है? कैलकुलेट करना है। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, तो ये आपको क्या करना है? यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है। इफ द कॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, इफ कॉइल इज रिमूव्ड from the magnetic field of 0.15 टेस्ला, मतलब 0.15 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड से जो है इसको उठा करके हम लोग कहाँ पे रख देते हैं? अच्छा, सेकंड दिया है, रिमूव इन द 0.15 सेकंड है बेटा, ठीक है, तो इतने टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस कॉइल को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले जो वैल्यू आपके पास दी है इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन, ठीक है, इसमें b की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 टेस्ला दी हुई है, ठीक है, अगर हम देखें तो b की वैल्यू 10 टेस्ला दी हुई है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं? 50 टर्न्स दिए हुए हैं। पहले तो सबसे पहले जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इसको नोट कर लें, टर्न्स दिए हुए हैं। जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप इसे मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर -4 से मल्टीप्लाई आप करेंगे। तो -4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, क्योंकि स्क्वायर है तो 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, आप कन्वर्ट कर लें इसे। इसके बाद जो इसमें टाइम दिया हुआ है, dt की वैल्यू जो दी हुई है, स्मॉल टाइम दिया 0.15 सेकंड दिया हुआ, तो टाइम है, आपको ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ इक्वल टू होता है d फाई अपॉन dt। तो सबसे पहले हमें फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज BA cos थीटा। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? अगर देखें तो cos 90 की वैल्यू होती है बेटा जो है हाँ, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 10 टेस्ला एक्ट नॉर्मली टू द कॉइल। तो जो नॉर्मली, जैसे ये देखिए ध्यान से समझिए, जैसे ये कॉइल है ना, तो कॉइल के नॉर्मली ऐसे काम करिए। तो कॉइल और इसके बीच का एंगल 90 है, लेकिन अगर इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, ठीक है, तो इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो यहाँ से अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो, या डी फाई निकालना है, तो मैं लिखाऊंगा NBA cos
थीटा। तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है, b की वैल्यू कितनी है, 10 दी हुई है, a की वैल्यू भी हमने निकाली 10 टू पावर -2, और cos थीटा की वैल्यू कितनी, 0, क्योंकि ये नॉर्मली है, कॉइल के साथ ये नॉर्मली है, और एंगल कितना बनेगा एरिया के साथ, 0 बनेगा, तो रख दिया हमने। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 5 वेबर। कितना आ जाता है बेटा, 5 वेबर। तो डी फाई की वैल्यू तो आपके पास है 5 वेबर, डी फाई की वैल्यू कितनी है, 5 वेबर है। और आपको क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो कह रहे हैं कि पहले तो इंड्यूस ईएमएफ हमें पता चल गया, आप कह रहे हैं कि इतने टाइम के लिए हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड से निकाल लिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा ना जब उसे मैग्नेटिक फील्ड से निकाल लोगे आप। तो मैग्नेटिक फील्ड से जब आप बाहर निकालोगे तो उसका फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब φ1 की वैल्यू जो है आपके पास जो है जीरो है, और φ2 की वैल्यू जो है आपके पास कितना है, दिस इज द 5 वेबर मीटर। तो ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू आपने पढ़ा है कि डी फाई अपॉन डी टी। इस डी फाई को लिख सकते हैं आप माइनस φ2 माइनस φ1, ये आप लिख सकते हैं, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, डी टी की वैल्यू कितनी है, 0.15। अब आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस जब आप करोगे तो यहाँ से φ2 इज इक्वल टू कितना निकाला आपने, 5, एंड माइनस, और यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, 0, और ये माइनस तो है ही आपका यहाँ पर, और नीचे 0.15। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो जो आपके पास ईएमएफ निकल करके आता है वो आता है आपके पास 33.33 वोल्ट, 33.33 वोल्ट। तो अगर आप किसी भी कॉइल को जिसका एरिया 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर है और उसमें टर्न 50 हैं, उसे 10 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और उसको वहाँ से निकाल करके कितने टाइम के लिए, 0.15 सेकंड के लिए आप वहाँ से निकालते हैं, मोशन में लाते हैं उसे, तो उससे जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा, 33.33 वोल्ट होगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, उसे आप देखें कृपया और उसे सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे, और इस तरह से आपका चैप्टर ये ओवर हो जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते